हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाइटियन थिंकिंग। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के सुपर नहीं, इसको हमने फ्यूचर फिट 45 नाम रखा है। फ्यूचर 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एकदम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 45 क्वेश्चन सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देंगे। 45 वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है अगर ये आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है एक ही वैरायटी के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आप बोल सकते हो अपकमिंग रीनीट के लिए। ठीक है, और ये ऑलरेडी प्रूवन कंटेंट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो नीट का पेपर हुआ है 2026 में, मैंने विद इन 3 मंथ जो पढ़ाया है पूरा का पूरा 100% वही क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट आया था। जाके आप चेक कर लो, पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो में आप देख लो। पूरा रेफरेंस दिया है, 1 घंटे का वीडियो है और पूरा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा, क्या होता है 5 स्टेप स्टडी वगैरह वगैरह। और इस वीडियो के हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये पूरा आप देख लो। ऐसा 2 बार हो चुका है, 2025 में भी हमने विद इन 2 मंथ जो पढ़ाया वही कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉर्मेट के क्वेश्चन आए हैं। तो अगर एक आप हाई रिलेवेंसी कंटेंट चाहते हो तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, आपको दे रखा है इलेक्ट्रोड, दे रखा है क्या क्या, अच्छा थिकनेस कम करते हैं। दे रखा है E0 Mn +7 और +7 से यहाँ पे वैल्यू जो है +2 दे रखा है, मतलब रिडक्शन वैल्यू दे रखी है 1.5 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और आपको एक वैल्यू दे रखा है Mn +4 से, ये है Mn +2। ठीक है, ये 1.2 वोल्ट दे रखा है। आपको पूछा क्या है, वो बोला है कि E0 आपको निकालना है Mn +7 से, आपको Mn +4 निकालना है। ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू से आपको हिंट समझ में आ रहा है कि Mn आपको निकालना कि जो Mn +7 से ये बोल रहा है Mn +4 निकालना है, मतलब आपको रिएक्टेंट साइड में क्या चाहिए। डेफिनेटली आपको रिएक्टेंट साइड में Mn +7 चाहिए और प्रोडक्ट साइड में Mn 4+ चाहिए। ये हिंट है। और मैं कहूँगा जब भी आप इसको ओपन करके रिएक्शन के फॉर्म में लिखा करो तो इसे बैलेंस करके भी लिख लो। राइट साइड में +4 है, लेफ्ट साइड में +7 है, तो इसको बैलेंस कैसे करें, एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं। अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किया, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, 7 पॉजिटिव थे, 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऐड किया तो 7 में से 3 माइनस करोगे क्या हो जाएगा 4, और इधर भी 4 है तो बैलेंस हो गया। हमको यही निकालना है। अब कैसे ही निकालेंगे आइए समझते हैं। हम एक हेल्प लेंगे, जो अपने पास वैल्यू गिवन था 1.5 के लिए कितना गिवन था, देखो ये अपन को निकालना था। अपन करेंगे क्या, Mn +7 से जो गिवन है उसको हम ओपन करके लिखते हैं Mn +2 गिवन है। बैलेंस भी करके लिख लो, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। बैलेंस है, उसकी वैल्यू दे रखी थी 1.5 वोल्ट। और आपको एक वैल्यू और दे रखी थी, क्या था, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक वैल्यू और था जो था कि Mn +4 से, ठीक है +4 से, पहले ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। Mn +2 गिवन है, इसको भी बैलेंस करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 1.2। ये इक्वेशन 2 है। लेकिन आप नोटिस करो, जो आपको चाहिए रिएक्टेंट में +7 चाहिए, प्रोडक्ट में +4, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में है तो इसको रिवर्स कर लो। इसको हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, Mn2+ इधर आ जाएगा और Mn4+ उधर चला जाएगा, प्रोडक्ट साइड चला जाएगा, तो Mn +4 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जब रिवर्स करते हो तो ये भी वैल्यू जो गिवन है पोटेंशियल की वैल्यू वो भी चेंज हो जाती है। पॉजिटिव था तो हमने माइनस कर लिया, अब बात बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप एक काम कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, ऐड किसको किसको करना है, मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ। हम ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड कर लोगे तो आपके पास, हम इसको मान लेते हैं, इस इक्वेशन का नाम है ए, तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन आ जाएगा जो निकालना है, ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, चलो ऐड करके देखते हैं। फर्स्ट अपने पास क्या था, Mn +7 था और +5 था। ठीक है, रिएक्टेंट को ऐड करना। और सेकेंड वाला अपने पास Mn +4 था और यहाँ भी क्या हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हम एक काम करते हैं, और 1 2 को नहीं भाई, ये हमने नया बनाया था ना, हमने गलत नंबरिंग कर दिया। ये है थर्ड वाला ना, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, तो अपने पास ये आएगा, हाँ Mn +2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा। तो हमने ऐड करके लिख दिया। देखो इसमें ये रिएक्टेंट था, इसको हमने लिखा,
और फिर इसमें ये था इसको लिखा, और इसमें ये था प्रोडक्ट में ये लिखा, और इसमें प्रोडक्ट में ये था ये लिखा। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो अपने पास बचेगा क्या, Mn + 7 और यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन, और अपने पास यहाँ पे प्रोडक्ट में हो जाएगा Mn + 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को आप इधर ले आ लो, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में चेंज कर लो, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन और -2 इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको पूरा एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से आप माइनस कर लोगे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। और हाँ, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी देखो आपको मिल गई कि नहीं मिल गई, यही मिल गई, मतलब आपने सही डिसीजन लिया था यहाँ पे, ठीक है, मतलब वही हमने लिया था। अब देखो, अब वहाँ पे हम उसको डेल्टा जी के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था, 1/3 = इक्वेशन नंबर ए था, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ΔG01 + 3 को ΔG03 और इसको ΔG0 आप लिख लो, ठीक है। ΔG0 का फॉर्मूला आपको क्या पता है, -NFE0 सेल, ठीक है। तो पूरा वैल्यू पुट कर लो, पहले वाले में क्या हो जाएगा, -N1, F को कांस्टेंट है, E0 1, और फिर यहाँ पे -N, और अपने पास क्या हो जाएगा, -N2 प्लस माइनस तो माइनस लिख दिया डायरेक्ट, FE0 2, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -N मान लेते हैं उसको, F और E0 है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो पहले वाले केस में क्या था, N1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन कहाँ गया, N1 की वैल्यू आपको जो दिख रही है वो दिख रही है 5 दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, ए वाले इक्वेशन में n की वैल्यू है 3 है, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। तो पूरा हम पुट कर लेते हैं 5, और यहाँ पे इस वाले में कितना है n की वैल्यू, -5, f तो काट ही दो आप, E0 1, E0 गिवन था क्या फर्स्ट में, हाँ 1.5 गिवन था, तो आप पुट कर लो, ठीक है। 1.5 पुट कर लेते हैं उसको, 1.5, और यहाँ पे -N2 में कितना था, 2 था, F तो कैंसल आउट हो गया, और E की वैल्यू -1.2 हो जाएगा, और वहाँ पे वहाँ पे ए वाले में n की वैल्यू 3 था, ठीक है, 3, और वहाँ पे E0, यही तो आपसे पूछा, ठीक है। तो यहाँ से जो E0 3 आप निकाल लोगे, अब तो आप प्लस माइनस तो एक्सपर्ट हो करने में। ये अपने पास -3 E0, और इसको हम लिखेंगे तो -7.5, और यहाँ पे 2.4, तो यहाँ पे E0 की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 1.7 वोल्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया, इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज़ सिंपल था एकदम क्वेश्चन। तो ये रहा भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है आप हमेशा ऐसे सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, फॉर द रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स से बोला है फॉर द A + B + C, ठीक है, प्रोडक्ट सी मिल रहा है। बोला है कि इट इज़ फाउंड दैट द डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज द रेट बाय फोर्स, ठीक है। मतलब पहले एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लो, इसके लिए रेट अगर लिखोगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन के ए हमें पावर में तो x लगाना है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन होता है तो स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं, अगर एलिमेंट्री नहीं है तो आप ऐसे लिख लो। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को क्या किया जाता है, डबल किया जाता है, तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है ना, और डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बी, रेट इंक्रीज 2 बार हो जाता है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, मतलब रेट 4 टाइम्स हो जाता है अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को बढ़ाते हैं, कितना, डबल करते हैं, a⁴x, और b को आप ऐसे ही रख दो। ये वाले सवाल बड़े फेमस है। अब बोल रहा है रेट 2 टाइम्स हो जाता है अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका बढ़ाते हो, b का डबल करते हो, b का ऑन डबलिंग, हाँ b का अगर बढ़ाते हो, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना हो गया, थर्ड हो गया। तो बोला है ओवरऑल ऑर्डर बताओ, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन आपने लिखा है तो वहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर अपने पास x + y हो जाता है, ठीक है। एनी हाउ आपको x y की वैल्यू पुट करनी है। तो एक काम कर लेते हैं, आप इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में कुछ डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करो जिससे वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, r/4r, k से k कैंसिल, आप ध्यान से देखना, k से k कैंसिल,
और ए से ए भी कैंसिल 1/2x, आप पूरा लिख के करो। और बी से तो बी पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 2x और के से के कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया, तो अपने पास ये आ गया। आर से आर यहाँ पे कट्टम कुट्टम कर दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर लिख लो, और यहाँ पे इसको भी और लिख सकते हो 1/2x। तो हाफ से हाफ कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ गया 2 आ गया, एक्स बराबर 2 आ गया। अब एक काम करो, आप सेकेंड और थर्ड को भी डिवाइड कर लो, ठीक है, करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 4r, और यहाँ पे हो जाएगा 2r, और k से k कैंसिल, a से a कैंसिल, तो 2x। समझना, यहाँ पे दिख रहा है ना, a इससे कैंसिल, a से और 2x। और b वाले में हम देखेंगे तो वहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, b से b कैंसिल और 2 ये हो जाएगा, ये कट्टम कुट्टम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2, ध्यान से देखो ये हो जाएगा 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2x, ये y ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 = 2x + y + माइनस नेगेटिव, सब पता है ना, a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है a⁻m + n। अरे भाई a⁻m क्या होता है a⁻m + n। तो बस ये प्रॉपर्टी लगाया। अब यहाँ पे ये कट्टम कुट्टम हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x - y = 1, और x की वैल्यू 2 था तो y की वैल्यू आपको समझ आ जाएगी, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, x + y निकालो कितना हो जाएगा 2 + 1, ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। तो देखो, अब ग्राफ आपको अगर पहचानना है ना, तो आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। तो देखो, हम ज़ीरो ऑर्डर के लिए फार्मूला हमारे पास होता है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए बेसिकली वो होता है AT = A0 - KT, ठीक है। ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे चाहे आप R लिख लो, यहाँ पे कभी कभी आपको अगर ये लिखना है तो R लिख लो, और ये क्या हो जाएगा R0 - KT हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे ln लग जाता है, ध्यान से देखना, ln AT, और ये क्या हो जाएगा ln A0 - K × T। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ निकालना चाहें तो ये फार्मूला पता होना चाहिए था आपको। तो ज़ीरो ऑर्डर का क्या हो जाएगा, ऐसे स्लोप नेगेटिव है, कंपेयर कर लो, y = mx + c, y = क्या हो जाएगा mx c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln AT, हम ये लिख दिए हैं उसको, और t, तो ये वाला कौन सा है, ये अपने पास जिसमें ln लगा है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और जिसमें हमारे पास ln नहीं लगा है, मतलब केवल हम अगर लिखते हैं तो चाहे AT लिखेंगे और यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे तो वो ज़ीरो, ये ज़ीरो ऑर्डर है, ये ज़ीरो ऑर्डर है, और ये कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये तो आपको ग्राफ याद हो, पता ही होने चाहिए फॉर्मूले से। तो आंसर लगा लो, ये कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, ये वाला हो जाएगा ज़ीरो। तो फर्स्ट ज़ीरो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जेई का PYQ है। मोस्ट ऑफ द इसमें जेई के ही PYQ लिए हैं रिसेंट ईयर के, तो इसमें ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट होते हैं। बोला मेटल सरफेस ऑफ 100 सेंटीमीटर एरिया हैज़ टू बी कोटेड विथ निकिल लेयर ऑफ थिकनेस इतना 0.001, ठीक है mm। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन फॉर x सेकेंड टू कोट द डिजायर्ड लेयर, द वैल्यू ऑफ x। तो करंट टाइम जैसे ही बोलता है ना, आपको फैराडे फर्स्ट लॉ का ख्याल आ जाना चाहिए। मतलब W बराबर क्या होता है ZI × T। W क्या है, मास है, तो हमें पता है डेंसिटी की भी इसमें बात किया है, डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मतलब मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी × वॉल्यूम लिख सकते हैं, बाकी तो ईजी है सब कुछ। तो यहाँ पे मास को आपको डेंसिटी × वॉल्यूम लिखना था, D × वॉल्यूम, बाकी क्योंकि वॉल्यूम भी गिवन था सवाल में। अब Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई अपॉन फैराडे। और इक्विवेलेंट वेट जब भी आप निकालते हो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। ये सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना था बस, बाकी तो हलवा हो गया। तो Z को हम वहाँ पे पुट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, फेक फैराडे की वैल्यू है। I करंट आपको गिवन था, I कितना गिवन था, 2 गिवन था। टाइम आपको नहीं पता था, टाइम ही पूछा था x, ठीक है। तो 2 × x हो जाएगा, सारी वैल्यू और पुट कर लेते हैं। तो डेंसिटी आपके पास 10 × 100, ठीक है। वॉल्यूम को हमने चेंज किया है, क्या गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमने उसको कर लिया, और यहाँ पे 0.0001। और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट क्या हो, कितना हो एटॉमिक वेट,
और डिवाइड भी क्या हो जाएगा एन फैक्टर। तो निकिल का यहाँ पे ध्यान से देखो, निकिल Na2+ में Ni2+ में, तो जो कैटायन आयन पे चार्ज होता है वही एन फैक्टर। मोलर मास 60 गिवन है तो वहाँ पे आप पुट कर लो 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 और डिवाइड बाई 96500 और ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू निकाल लो कितना आ जाएगा। टाइम था ना एक्स, मतलब यार टी ही रहने दो उसको, कितना हो जाएगा 161 सेकेंड। ठीक है, ये याद रखना। और वॉल्यूम आप कैसे निकालो ना, पूरा थिकनेस भी गिवन, आप कंफ्यूज हो यहाँ पे इसको क्यों लिखा, तो भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसकी थिकनेस इतनी थी, ठीक है, तो हम इसकी थिकनेस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पूरा हमारे पास वॉल्यूम आएगा ना। वॉल्यूम मतलब कितना एरिया पूरा कवर कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो होता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी सवाल है, इसमें भले बस सवाल एक ही सवाल में 4-5 सवाल ऐड कर दिया गया है। तो बोला है पहला सवाल देखते हैं ए वाला, इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, एक्टिवेशन एनर्जी 65 है। तो बोला है हाउ मच रिएक्शन प्रोसीड एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब K2/K1 बोला है, तो log K2/K1 क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 लिख लो और R लिख लो, और यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन LCM लेके लिख दिया डायरेक्ट ये वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू पुट करना है तो यहाँ पे हम 65 2.303 और R की वैल्यू 8.3 जूल में लेना हो तो उतना ले लो। टेम्परेचर 298 केल्विन और 273 दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस और 25 हमने केल्विन में चेंज कर लिया है, और ये 298 और ये क्या हो जाएगा 273। ठीक है, पूरा वैल्यू पुट कर लो तो ये आ जाएगा अपने पास log K2/K1। इसको सॉल्व करने पे ये अपने, मैं इसको फ़ोन से कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपने पास K2/K1 की वैल्यू डायरेक्ट निकालने पे आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये परेशान नहीं होना, आपको कैलकुलेशन सिंपल आएगा। तो ये अपने पास 11 आ गया, यही तो पूछा था। ठीक है, कि K2 जो आया, रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, चाहे रेट बोलो चाहे K2 बोलो, तो K2 जो हो जाएगा 11 टाइम्स होगा K1 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जब भी पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हो आप हमेशा उस ऑप्शन को चेक करना जो आपको आता है, ऑप्शन जरूर देखना। तो एक हमारे पास आर देख लेते, क्या पता एक ही ऑप्शन हो, भाई एक ही ऑप्शन है, ये देखो किस्मत इसे बोलते हैं। ए में एक ही ऑप्शन है, पहला आपने निकाल के ऑप्शन लगा के आगे चल जाओ, तीनों को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फ़िलहाल हम दूसरा भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, बी वाला पार्ट। ठीक है, बाकी हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उसे करोगे। बोला है रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ इतना। ठीक है, 0.0693 आपको दे रखा है। इफ़ वी स्टार्ट विद द रिएक्शन, बोल रहा है इनिशियल में कितना से स्टार्ट करें, 20 मोल पर लीटर था, इट इज़ रिड्यूस टू 2.5, मतलब रिड्यूस 2.5 हुआ। तो एक काम करो, शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, 20 से आधा करोगे टी हाफ, इसमें कितना टाइम लगेगा, आधा टाइम लगेगा। फिर 10 से 5 जाने में कितना लगेगा, फिर से टी हाफ लगेगा, और 5 से 2.5 जाने में फिर से टी हाफ लगेगा। मतलब इसमें कितने टी हाफ इन्वॉल्व है, 3 टी हाफ इन्वॉल्व है। मतलब शॉर्टकट 3 इंटू टी हाफ इन्वॉल्व है कहाँ तक पहुँचने में, इसको टाइम कितना लगे, पहले एक टी हाफ के लिए टाइम कितना दे रखा था, ध्यान से देखो, हाउ मेनी मिनट। ओके, और यहाँ से डेफिनेटली आधा करने पे ये कितना लग रहा है, 20 से 10 जाने में डेफिनेटली कितना लग जाएगा, 10 लग जाएगा। तो मतलब 3 इंटू टी हाफ, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि 3 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा, 30 मिनट। बात ख़त्म, सोचना ही नहीं था। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग रहा है, 10, तो डेफिनेटली एक में 10 लग रहा है, तो 3 में कितना लगेगा, 3 इंटू 10, 3 टी हाफ मल्टीप्लाई 30 मिनट आ गया। काम लगा, कहानी लगा के आप निपटा के आगे चलो। ठीक है, बाकी सवाल आप चाहो तो ये आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन और करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देने का मोटिव यही था कि आपको ऑप्शन में एग्जाम में कैसे आता है तो इस तरीके से अप्रोच करना होता है। चलो नेक्स्ट इस सवाल को करते हैं। देखो क्या गिवन है इसमें, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.002 मोलर एसिटिक एसिड इतना। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इस मतलब हम लिख लेते हैं कि आपके पास जो भी वैल्यू गिवन 5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, बोला है द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए आपको अल्फा इक्वल टू क्या होता है, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो एक काम करते हैं, हम मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी गिवन है, तो हम मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, K इंटू 1000 डिवाइड बाई C होता है। तो वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे। तो K की वैल्यू आपको दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000
और कॉन्सेंट्रेशन आपको देखो दिया है क्या, कॉन्सेंट्रेशन हाँ 0.02 दे रखा है, काम तो बन गया 25। तो यहाँ पे ये अपने पास हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी अपने पास निकल के आया 5 × 20। ठीक है, हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, इतना आ गया। अब हम एक काम करते हैं, ये बोला है जो अल्फ़ा होता है एक फार्मूला आता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ से हम अल्फ़ा भी निकाल लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी सी आपने कितना निकाला 20, और मोलर लिमिटिंग, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, जो कि 400 गिवन है। हमने 400 पुट कर लिया तो अपने पास अल्फ़ा भी निकल के आ गया 1/20। क्यों ये सब किया, क्योंकि के ए इक्वल टू होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट 1/अल्फ़ा। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 0.0, ये तो कॉन्सेंट्रेशन पता ही था 25, और यहाँ पे 1/20 1/20, और ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो 1 - 1/20। तो बस वैल्यू आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट 6 × 10⁻⁻7। तो ये आपको आई होप बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी जेई का ही PYQ है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको आइडिया होने चाहिए। क्या देखो, हमको पता था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ये होता है, तो हमको इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड था, अल्फ़ा रिक्वायर्ड था। अल्फ़ा रिक्वायर्ड के लिए हमें ये चाहिए था, क्योंकि अल्फ़ा के फार्मूला में ये आ रहा था, ये आ रहा था और ये गिवन था आपको, तो इससे हम कनेक्ट करते चले गए और सॉल्व कर लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें बोला द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन AgX इतना गिवन है। ओके, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको रिलेशन पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी का रिलेशन क्या होता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इनकेस ये सॉल्युबिलिटी की जब फॉर्मूला लगाते हैं K × 1000 और डिवाइड भी क्या होता है सॉल्युबिलिटी, ये इसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी लिख देते हैं, नहीं तो वो 5 जैसा लग रहा था। ठीक है, ये बोल लेंगे। और सॉल्युबिलिटी आपको जब AgX का आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, उसको ब्रेक करोगे Ag प्लस और यहाँ पे x माइनस, मतलब KSP जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा S² हो जाएगा। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सबका दे रखा है, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम ये निकाल लेते हैं AgX का जो पूरा मोलर कंडक्टिविटी है। तो ये क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कितना लिख लेंगे x माइनस लिख लेंगे। तो वो गिवन है आपको कितना हो जाएगा 80 और वो है 60, देखो सवाल में, तो वो हो जाएगा 8 × 6 140, ये हो ऊपर, चलो 140 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास हम बोल सकते हैं S × K × 1000, और यहाँ पे आप लिख सकते हो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे S की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3.5। ठीक है, कैसे ये बोला है कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3.5 × 10⁻⁻10 और इंटू 1000 उसे लिख दो, और यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको लिखना है, जो कि आपने ये वाला निकाल लिया है, कितना है 140 आया है। तो बस इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब पूरा आप सॉल्व करो 2.5 × 10⁻⁹। ठीक है, हम कैलकुलेशन आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको आता है। तो ये ऐसा आ गया। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं 2.5 × 10⁻⁹ का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 6.25 × 10⁻18। तो इसमें थोड़ा सा हमने अच्छे लेवल वाले प्रॉब्लम ले रखे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो एटलीस्ट आप एक एक फार्मूला डायरेक्ट वाला तो याद रखना। ठीक है, चलो 2-2 3-3 स्टेप नहीं अगर कर पा रहे हो तो ये याद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मतलब आपको ये क्या दे रखा है कि द नंबर ऑफ मेटल विच विल ऑक्सीडाइज बाई NO3-। तो NO3- का अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे ये जो पूरा इक्वेशन मैं इधर ही लिखता हूँ, इधर ही यहाँ पे इतना दे रखा है 0.97 दे रखा है। तो ये SRP ही दे रखा है, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में और वहाँ पे कम है, तो ये आपको SRP दे रखा है। अब एक ऐसे सोचो, एक गरीब अमीर को पैसा दे सकता है, गरीब अमीर को, ठीक है, तो डेफिनेटली अमीर गरीब को। तो ये आपको SRP दे रखा है, तो जितने भी इसके नीचे SRP वाले होंगे उनको क्या कर लेगा, ये ऑक्सीडाइज कर लेगा, बात ख़त्म। तो बोल सकते हो मेटल हैविंग लोअर SRP than 0.97 will be oxidized
विल बी ऑक्सीडाइज बाई NO3 माइनस। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं अपने पास, तो हमारे पास 3 ही हैं। यहाँ पे कितने का है, 1 2 और कौन सा है 0.97, ये है 3 ही है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, इंटीजर टाइप आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहा ये। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। गैल्वेनिक सेल में आप पैसे याद रख लो, लोन लेफ्ट साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट साइड होता है ओ मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ये गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, लेफ्ट साइड नो डाउट यहाँ पे जो अपने पास ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दिख रही है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक में ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और इधर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक, मतलब साइन चेंज हो जाता है बस। और राइट साइड हमारे पास क्या होता है, राइट साइड अपने पास रिडक्शन होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, बात खत्म। तो इलेक्ट्रोलिटिक में कैथोड से एनोड, कैथोड टू किधर जाता है, एनोड की तरफ जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ज़्यादा हमने डिटेल नहीं बताया, बस आपको ये बता दिया। नेक्स्ट तो देखो इस जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, तो रिएक्शन ही सेल यहीं से स्टार्ट होता है। डैनियल सेल है, वोल्टेइक सेल है, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो जिंक जो होता है ना, जिंक इलेक्ट्रोड वो हमेशा एनोड पे होता है और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन करा लो, जिंक से कहाँ जाएगा, Zn2+ में जाएगा, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डेफिनेटली कॉपर जो होता है, कॉपर कहाँ जाएगा, वो कैथोड पे जाएगा और वहाँ पे होता है रिडक्शन। तो उसको भी हम लिख लेते हैं, उसका होगा रिडक्शन। तो Cu2+ से वो किस में जाएगा, Cu में, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड होता है हमेशा, ये जो अनचार्ज होते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड कर लोगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जिंक सॉलिड, और यहाँ पे Cu2+ एक्वस। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पे पता चलता है किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। आपने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो ऊपर साइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे लिथियम। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा, तो ऑप्शन 4th मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा परफेक्ट सेल का रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जब भी आपको इक्विलिब्रियम पे बात करता है तो एक फार्मूला आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। ई सेल जो होता है वो होता है 0.059 अपॉन एन हो जाएगा और यहाँ पे log Kc हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू भी दे रखी है 0.46 है, 0. चाहे तो 0.6 मान लो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, पर ठीक है आप इसी को लिख लो एग्जैक्ट वैल्यू। और यहाँ पे एन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं या गेन हुए, तो यहाँ पे 2 ही दिख रहा है। इसका कॉपर में देखो क्या हो रहा है, 2 का लॉस, और इसमें भी 2 का है, 2 पॉजिटिव और यहाँ पे 0, तो मतलब टोटल 2 लॉस या 2 गेन हो रहे हैं। और ये log Kc, तो यहाँ पे आप Kc निकालो। लॉग सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पर वो आपको एंटी लॉग आपको यहाँ, अगर नीट का ही वाले मतलब आप नीट का ही दोगे, मैं जेई के लिए बोला था, वैल्यू जेई के लिए तो थोड़ा सा आना चाहिए, पर नीट वालों में वैल्यू गिवन होगा तो परेशान नहीं होना, बस यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पे आपको अभी सारा ऑप्शन नहीं गिवन था, तो वहाँ पे जो सॉल्व करके लिया गया था, इसको हम बताते हैं। यहाँ पे 0.06 ले लिया गया था, तो जब अगर आप इसकी जगह 0.06 ले लोगे ना, यहाँ पे 0.059 की जगह आप इसको लगभग कितना ले लोगे, 0.06 अगर ले लोगे तो आंसर Kc कितना आ जाएगा पता है, अप्रॉक्स लेके सॉल्व कर लेते हैं तो 10⁻15। तो 15 एक ही ऑप्शन में था, इसी को लगाना था, बाकी आपको लोड नहीं लेना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो इसको लिए निकाल लेते हैं। वर्क डन आपको फार्मूला पता है, W क्या होता है, सिंपल आप डेल्टा G निकालते हो। चलो फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू गिवन है, मतलब लिखते हैं Cr3+ से ये क्या गिवन है Cr, और ये है -0.74 वोल्ट गिवन है। ये क्या गिवन है, SRP गिवन है, रिडक्शन हो रहा है ना, तो उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और Fe2+ से यहाँ पे गिवन है Fe, ये कितना है -0.44 वोल्ट। ये भी आपके पास SRP गिवन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीमेंट है तो SRP। तो याद रख लेना, जो SRP की वैल्यू बड़ी होती है उसे कैथोड, और जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो ई नॉट जब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड करते हैं,
तो ई नॉट हम स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं सेल का पूरा। तो कैथोड कौन सा हो जाएगा इसमें, डेफिनेटली कैथोड ये हो जाएगा, एनोड ये हो जाएगा। तो -0.44 माइनस और ये -0.74 जो कि हमारे पास निकल के आ जाएगा 0.30 वोल्ट। W अगर आप निकालते हो तो एन, यहाँ पे माइनस नहीं लगाते, जी होता डेल्टा जी तो लगाते हैं। तो ई नॉट से एन की वैल्यू आप निकाल लो। अब कहोगे सर एन की वैल्यू कैसे लिखना है, तो यस बता देता हूँ। देखो जो कैथोड होता है उसका एनोड होता है उसका ऑक्सीडेशन कराना था, तो Cr से किस में जाता है, ये Cr3+, क्योंकि वो एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, अभी बताया था लोग। ठीक है, तो ये कर लिया इक्वेशन नंबर 1 सेल बनाने के लिए। और कैथोड, कैथोड कहाँ पे है, ये एनोड हो गया, कैथोड हाँ उसका रिडक्शन, तो Fe2+ से इसका कराना था रिडक्शन, तो ये क्या हो जाता, Fe में जाता। इसको बैलेंस करके लिखते तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता। तो एक काम करो, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3 से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो कितने से, 3, और यहाँ पे 2 से। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं उसको फर्स्ट में, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ सेकेंड में, सो दैट बैलेंस हो जाए। तो ओवरऑल बैलेंस करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, Cr और 2Cr और ये 3Fe2+, और इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा 2Cr3+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Fe। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे। समझ आया, तो एन की वैल्यू कितनी लॉस या गेन हो रहे थे यही पता करने के लिए 6 यहाँ भी थे, मल्टीप्लाई करने के बाद 6 यहाँ पे, तो एन की वैल्यू 6 थी। ठीक है, तो एन की वैल्यू 6 फैराडे 96500, ई नॉट की वैल्यू 0.30। ठीक है, तो ये अपने पास निकल के आ जाएगा 173.7 किलो जूल में पूछा था, तो किलो जूल आंसर गिवन है। यस, तो ये रहा, हमेशा आपको ऐसे ही करना होता है, ये क्वेश्चन सारे ज़बरदस्त हैं, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बोल रहा है कि टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ Mn3O4 का ऑक्सीडेशन कराना है, किस में कराना है, MnO4 माइनस में कराना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 3 मैग्नीज है तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है अपने पास ये है 3 4 12 है, और 3 इन अल्कलाइन मीडियम भी बोला है, ये भी ध्यान देना करते हैं। पहले तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे बैलेंस करने के लिए, जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल, 8H2, क्योंकि यहाँ पे 12 ऑक्सीजन थे, 4 था, तो यहाँ पे 8 ऐड कर लो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 16, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 16H+ ऐड कर लिए हाइड्रोजन। ठीक है, ऐड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है 16, और 3 2 इसको मल्टीप्लाई करके इसमें लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 6 नेगेटिव है। तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसको न्यूट्रल करने के लिए आप 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो नेगेटिव, हो गया 10 इलेक्ट्रॉन ऐड। चलो भाई, अब जैसे ये ऐड 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब एल्कलाइन मीडियम बोला है तो जितने H+ होते हैं उतने OH- दोनों साइड आपको ऐड करने होते हैं, जितने H+ है। 16 था तो हमने 16 ऐड कर लिया। देखो ये रिएक्शन ही लिखने में सारा सब कुछ था, तो ये हमने 8H2O था, और इधर हमारे पास क्या कर लेते हैं, इधर हम H+ 16 थे तो इधर भी हम 16 OH- ऐड कर लेंगे। ठीक है, और राइट साइड भी हम ऐड कर लेंगे उतने ही, तो लिख देते हैं इधर 3 MnO4 और 16 OH-, तो 16H2O हो जाएगा, 16H2O हो जाएगा, और ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 8H2O को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। तो बाकी अब बैलेंसिंग तो हम नहीं कर रहे हैं, ये हमने, ये रूल होता है अल्कलाइन मीडियम में, ये कर लो। ठीक है, ये बैलेंस ही है अपने में। अब जैसे ही आपने ये लिखा, अब यहाँ पे माइनस करोगे तो 8H2O हो जाएगा, बाकी वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर नोटिस कर पाओ आप, तो एक MnO4 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन एक के लिए लग रहे हैं। एक Mn3O4 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। पूछा कितने के लिए था, 2 मोल Mn3O4 के लिए पूछा था, तो कितना हो जाएगा 10 × 2,
इतना हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन, और 20 इलेक्ट्रॉन को आप क्या लिख सकते हो, 20 फैरेड लिख सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर ये हो गया। तो बढ़िया क्वेश्चन था, आपको सारा का सारा बैलेंसिंग का खेला था, ठीक है। और बैलेंसिंग अगर नहीं कर पाते तो आप गलत करते थे। तो ये रहा भाई, चार्ज मतलब समझ गए ना, चार्ज मतलब क्या है, एन इंटू फैरेड, सिंपल सी बात है। तो एन अपने पास लिख लिया और फैरेड लिख लिया, ज़बरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट देख, तो ये वाले रिएक्शन जब आप लिखोगे, अभी डैनियल सेल में आपने ये लिखा था, तो इसको लिखने के बाद ही आप बता पाओगे। हमें देखो नस्ट इक्वेशन पता है, ई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट यहाँ पे, और चाहे तो आप एन आर टी लिख लो अपॉन आर टी अपॉन एन एफ, और ये एल एन प्रोडक्ट में क्या है, ठीक है। वो रिएक्शन में आप ध्यान दो, जिंक यहाँ और कॉपर में, प्रोडक्ट में जिंक था और रिएक्टेंट में हमने डायरेक्ट थोड़ा सा लिख दिया। ऊपर जो हमने डैनियल सेल नहीं लिखा था ये वाला, देखो यहाँ प्रोडक्ट में ये था ना जिंक 2+, सॉलिड का तो कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे लिख लिया। अगर मान लो हम यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन क्या बोला है, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ डबल किया जाता है तो ईएमएफ विल बी डबल। नहीं भाई, दोनों का अगर सेम स्पीड से बढ़ाया जाएगा तो कांस्टेंट रहेगा ना ये। तो मान लो x अपॉन चाहे 4 लिख लो, चाहे y अपॉन 4 लिख लो, चाहे 10 लिख लो, चाहे 10, कैंसिल ही हो जाएगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो स्टेटमेंट असर्शन क्या है, वो गलत है। और रीजन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन इन कॉन्टैक्ट विथ मेटल इज डबल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल विल चेंज। हाँ, क्योंकि जो ई होता है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो असर्शन अपने पास गलत है, रीज़न अपने पास ट्रू है। ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, जो SRP वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इन्वर्सली होता है रिड्यूसिंग एजेंट के। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रख लेना। और यहाँ पे आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, आप नोटिस करो वहाँ पे ध्यान, ये ऑक्सीडेशन गिवन है, ये 1.1 है, क्योंकि गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीजमेंट मतलब ऑक्सीडेशन, तो इसको हमें रिडक्शन बनाना है, तो क्या हो जाएगा -1.1। ऐसे आप सभी का लिख लो। वहाँ से B से B3+ आपको गिवन था, तो वो गिवन था -0.9 वोल्ट। तो आपको बनाना क्या है, हमें चाहिए, तभी तो हम वो फार्मूला लगा पाएंगे। B3+ से B चाहिए तो ये हो जाएगा +0.9 हो जाएगा, और C+ से C अपने पास है तो कितना हो जाएगा -0.7, ये तो रिडक्शन ही है। और D+ से 2D ये कितना गिवन है 0.5, ठीक है। तो पूछा गया था रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो देख लो जिसका वैल्यू सबसे कम वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो सबसे कम अपने पास A2+ में दिख रहा है, देखो यहाँ पे -1.1, हाँ यही सबसे। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एक ही ऑप्शन है, उसके बाद नेगेटिव कहीं और दिख रहा है, बी वाले का हो जाएगा AB, और फिर C वाले का हो जाएगा, फिर D वाले का हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये लिखा है ABCD, ये जो A है ये लिखा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर C सही है। तो ये हमेशा जो फार्मूला मैंने लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सबसे पहले आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो आपको दे रखा है SHE 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन, सब कुछ दे रखा है, नस्ट इक्वेशन लिखना है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिडक्शन है, तो H से H2, और SHE की वैल्यू हमेशा क्या होता है, इसमें 0 होता है। हाइड्रोजन चाहे SOP लो चाहे SRP लो, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन वो हमेशा 0, ये E0 वाली वैल्यू। और यहाँ पे तो वो बस लिखने को बोला है, कैसे आप लिखोगे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। 59/2 log, अच्छा H2 ये गैस है तो वहाँ पे PH2 लिखते हैं हम, ठीक है, PH2 अपॉन H+ कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 2 है तो पावर में लगा लो। और हमने मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पे प्लस नहीं होता था, वो माइनस होता था, आपको याद है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इसी को हम चेंज करना चाहें, मान लो हम इसको प्लस करना चाहते हैं, तो ये वाली वैल्यू जो है ना, वो जो प्रोडक्ट में है मतलब अपॉन में है, उसको इंटरचेंज कर देंगे। तो EH+ से हम लिख लेंगे H2, और यहाँ पे E0 H+ से क्या हो जाएगा H2 + 0.059, और वहाँ पे 2 हो जाएगा log H+ जो वो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर हो जाएगा, और ये अपने पास नीचे हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला है
चलो इसको सॉल्व करते हैं। द रेट कांस्टेंट K1 K2 ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शन गिवन है, द टेम्परेचर एट विच K1 K2 इक्वल है। तो मतलब बोला वो टेम्परेचर बताओ जब K1 K2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है आर्हेनियस इक्वेशन K1 की जगह हम पहले पुट कर लेंगे 10⁶, ये गिवन है, -2000/T और 10⁻15 e⁻, थोड़ा मैं इसको फास्ट सॉल्व कर रहा है, ये हो जाएगा। अब हम इसको कर लेते हैं, हम दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं 10⁻15 से, है ना, दोनों साइड डिवाइड, थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 10⁻15 से बोथ साइड, ठीक है। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा, ध्यान से देखना, 10⁻16 और इसको 10⁻15 तभी देखना मैं ये क्यों किया हूँ, समझ आ जाता है जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये आपको भी समझ आएगा। 10⁻15 और e⁻1000 और ये t हो जाएगा। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है जेई का ही सवाल है, पूछा गया है। फिलहाल देख लेते हैं, तो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 × e⁻−2000t। अच्छा, कभी प्लस माइनस कुछ छोटा वैल्यू जीरो कम ज़्यादा हो जाए तो भाई बता देना कमेंट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोलना अरे यार ये भैया गलत पढ़ाता है, ये हो। सोचो लगातार कोई वीडियो बना रहा है, 45 सीरीज़, ये लेक्चर वो लेक्चर, तो थोड़ी मोड़ी कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं, तो समझ जाया करो। हाँ, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, ठीक है, तो चीज़ें याद रखो। और कभी कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ भी सकते हो। तो यहाँ पे 10 = आ गया e⁻1000 और ये अपॉन t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻−2000/t, ठीक है। तो हम उसको प्रॉपर्टीज़, मैथ की प्रॉपर्टीज़ में हम e⁻a-b करके लिख लेंगे, तो -1000/t है, माइनस और -2000/t कर लेंगे, ठीक है। तो 10 और हम e⁻ क्या हो जाएगा, उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 1000/t हो जाएगा। और जैसे ये 1000/t हो जाएगा तो हम दोनों साइड ln ले लेते हैं, नेचुरल लॉ, तो ln और ln क्या हो जाएगा e⁻1000/t। तो ln यहाँ पे 10 है, तो ln 10 की वैल्यू 2.303, और यहाँ पे वो पावर में है तो 1000 इधर चला आएगा, और ln e की वैल्यू आप पुट कर लोगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर भाई आ गया 1000। अच्छा, सॉल्व भी नहीं करना था उसको, बस 2.303 K। ज़बरदस्त क्वेश्चन था भाई, मज़ा आ गया सॉल्व करके। ये तो केल्विन है, एक के कांस्टेंट नहीं है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, एक नंबर क्वेश्चन था भाई, मज़ा आ गया सॉल्व करके मुझे भी, ठीक है। आंसर कोई मैच कर रहा है, और पता लगा आंसर ही ना मैच करे, 1000/2 ठीक है, मैच कर रहा है बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले, ये तो हलवा लगेगा, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है 0.693/K, मतलब भाई कांस्टेंट, डिपेंड ही नहीं कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन पे। देखो टी हाफ A0, कोई डिपेंडेंसी ही नहीं इसमें, फार्मूला में कहाँ, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है, नो डिपेंडेंट। नेक्स्ट, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही जितना गिवन है, ठीक है, टी हाफ लाइफ है 1000 ईयर, ओके। इफ़ द कंसंट्रेशन आफ्टर 4 ईयर इज़ इतना, ओके। तो जब भी ऐसे एक टी टाइम गिवन हो और टी हाफ गिवन हो, तो एक फार्मूला होता है एन टी हाफ इक्वल टू क्या होता है टी गिवन, ठीक है। तो एन मतलब कितने हाफ लाइफ इन्वॉल्व हैं, तो एन टी हाफ आपको गिवन था 1000 और एक टाइम गिवन था कितना 4000 गिवन था। तो हम यहाँ से एन निकल रहा है कितना है 4, एन अपने पास 4 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही 4 आ गया तो हमें एक फार्मूला होता है 80 इक्वल टू क्या होता है A0, याद रख लेना, बहुत शॉर्टकट हो जाता है इससे, ठीक है। ऐसा जब टाइम 2 गिवन हो, एक टी हाफ हो रही, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हम लिख लेंगे A0 इक्वल टू 80 × 2⁻n, और हमारे पास A0 नहीं पता था, 80 पता था, कुछ समय बाद कितना 0.02, देखो बोला है ना, 4000 साल बाद कंसंट्रेशन इतना हो जाता है, और 2⁻n की वैल्यू 4, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.32 मोलर, बात ख़त्म, ठीक है। तो मस्त सवाल था ये वाला, ज़रूर याद रख लेना, स्टार करके लिखता हूँ मैं, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इन 50%, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीटेड इन 2 आवर, मतलब टी हाफ या टी 50% कितना गिवन है 2 आवर गिवन है भाई। बोला है हाउ मच टाइम इट वुड टेक, टी इनफाइनाइट पूछा है भाई,
फर्स्ट ऑर्डर का टी इनफाइनाइट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का टी 100% क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, वो कभी कंप्लीट ही नहीं होता। ठीक है, चाहे तो आपको मतलब मैं टी इनफाइनाइट क्यों बोल रहा, अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगा तो जो पूरा का पूरा रिएक्टेंट था वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रोडक्ट में, मतलब एटी कितना बचेगा, ज़ीरो। और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 प्रूफ करके दिखा रहा हूँ के, और ये क्या होता है लॉग ए नॉट अपॉन 80 होता है। तो यहाँ पे टी 2.303 के ऐसे ही रहने दो, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था, और कुछ समय बाद कॉन्सेंट्रेशन तो 100% जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो वो रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट तो बचेगा कितना, ज़ीरो। तो टी कितना आ गया, इनफाइनाइट। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर कंप्लीट। तो ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को दो मेथड है सॉल्व करने के, मैं आपको ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा। ध्यान से देखना। जब आपको यहाँ पे देखो b को आप कांस्टेंट मान लो, ये कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो a को देखो कितना हो रहा है, ये मतलब क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, 16 2 जा 32 होता है। तो जब 2 टाइम्स हो रहा है तो रेट कितना हो रहा है, रेट जो हो है यहाँ पे, रेट ध्यान से देखना, 2 से कितना हो रहा है 4, और 4 से किस में जा रहा है 8, मतलब 1 और फिर यहाँ पे 1। ठीक है, पहले 2 से 4 फिर 4 से इसमें, तो मतलब हमारे पास हम बोल सकते हैं कि रेट कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। जब ये अपने पास क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो बस हम यहाँ पे बोल सकते हैं रेट जो है ए के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। ठीक है, अब बी का चेक कर लो, नहीं तो वैसे सॉल्व करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको कांस्टेंट रखो, किसको, ए को कांस्टेंट रखना है, देखते हैं। अब बी के लिए हम अलग कलर सेलेक्ट करते हैं, तो ए को कांस्टेंट देखो, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट है। अब देखो तो हम बी में आते हैं, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻2 और 10⁻⁻1 है। तो 10⁻⁻1 है, तो एक काम करते हैं, इसको हम 10⁻⁻2 कैसे बना सकते हैं, तो हम ऐसे बना सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁻2 और ये 10 × 10⁻⁻2 हो गया। अब देखो यहाँ से b भी अपने पास ये क्या हो रहा है 5 डायरेक्ट, मतलब 5 से 10 हो रहा है, डायरेक्ट एक ही बार जा रहा है। ठीक है, एक ही बार हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो रेट क्या हो रहा है, रेट में देखना है यहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, रेट भी अपने पास क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब ये रेट कितना हो रहा है, रेट 1 से 2 जा रहा है, मतलब इसमें अपने पास एक ही वैल्यू लेनी है, तो बस b² क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी नहीं करेक्ट होगा, a²b, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप रेट का फॉर्मूला लिखो, फिर रेट लिखो, फिर सॉल्व करो, और वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, रेट देख लो यहाँ से 1 से 2 में हो रहा था, बात ख़त्म। ठीक है, और यहाँ से क्या देखो 2 से पहले 4 होता, फिर 4 से 8 होता, तो यहाँ पे 1 2 2, और यहाँ पे 1 से डायरेक्ट 2 हो रहा है, समझ आ रहा है, 5 से 10 तो 1 ही लिखे इसलिए, तो डायरेक्ट ट्रिक हो गया, नहीं तो बहुत लेंदी होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, ए नोड आइडेंटिफाई करना है। तो अपन को यहाँ पे Ag+ से गिवन क्या है, Ag+ से Ag गिवन है, मतलब ये रिडक्शन गिवन है, SRP गिवन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीमेंट है। Cd2+ से अपन को गिवन है Cd -0.4, ये भी रिडक्शन SRP गिवन है। अब हमें पता है जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा वो कैथोड, जिसकी कम वो एनोड। तो हमारे पास यहाँ पे कैथोड कौन हो जाएगा, डेफिनेटली कैथोड ही, एनोड ही। तो ई नॉट क्या हो जाएगा, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड हो जाएगा। तो यहाँ पे SRP ऑफ कैथोड क्या हो जाएगा, मतलब कौन सी वैल्यू, हाँ 0.80, और माइनस माइनस प्लस कर लो 0, तो ये अपने पास आ जाएगा 0 4 और 0। तो एनोड क्या पूछा था, एनोड, तो ये हो जाएगा एनोड कैडमियम। ठीक है, और यही होता है जब आप लगातार बोल रहे हो फिर से, तो ये 8 4 12 ये हो जाएगा ना 1.20 वोल्ट। कई लोग सोच रहे हैं अरे क्या लिख दिया सर ने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वह कैडमियम हो जाएगा 1.20, ये ऑप्शन से ही समझ आया मुझे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। तो बोला है हाउ मच टाइम इन सेकेंड डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल्स ऑफ Fe3+ टू Fe2+। तो Fe3+ में ये कितना हो जाएगा Fe2+। ठीक है, बैलेंस करके लिख लो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। चलो कर लिया।
अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, तो मैं तो कहूँगा ये वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई कर लो। टी जो होता है वो आप बोल सकते हो मोल इंटू 96, ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ये यूज कर लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम हमसे पूछा था, ये 3 मोल गिवन था, 3 मोल और 9655, और करंट भी अपने पास गिवन था 5। तो एक काम कर लेते हैं हम, टाइम यहाँ पे जब निकाल लेंगे तो ये अपने पास 57900 ये होता है। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी है, सॉल्व कर सकते हो। यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व करते, दूसरा मेथड सिखा देता हूँ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 आयरन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितने आयरन रिक्वायर्ड होगा, 3 मोल। सिंपल सी बात है ना। तो एन की वैल्यू कितना, और 3 गिवन भी था। क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है। तो एक ये हमारे पास क्या था, नॉर्मल 1 इलेक्ट्रॉन के लिए था, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, आई इंटू 965 इतना हो जाएगा, और क्यू इक्वल टू आई इंटू टी फिर अप्लाई करोगे तो टी आ जाएगा। पर मैं यहाँ पे कहूँगा आप ये फार्मूला याद करके, ऐसे क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, यूनिटरी मेथड इसमें बहुत ईजी होता है, वो मैं पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसलिए न्यू मेथड से कर दिया। ये बोला है कि जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस द फॉलोइंग आयन फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता दूं, जिनकी हाई रिएक्टिविटी है, ठीक है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पे आना चाहिए। तो सोडियम Na+ की जो रिएक्टिविटी है ना, वो ज़्यादा होता है, हायर देन जिंक है, हायर देन जिंक। तो इसलिए जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस सोडियम Na+। ठीक है, मैं अगर लिखना चाहूँ थोड़ा सा, तो जैसे सोडियम फिर जिंक, इसमें जो गिवन है आयरन, कॉपर, फिर Ag, इसका तो बहुत ज़्यादा वेरी लो होता है, ऐसे बोल लो, और इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो बस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसमें आपको बोला है मोलर कंडक्टिविटी NaCl का दे रखा है, कितना दे रखा है, 12645, ये भी जेई का PYQ है। HCl का दे रखा है 426.16, और सोडियम एसीटेट का भी दे रखा है CH3COONA91। पूछा है एसिटिक एसिड का CH3COOH का मोलर कंडक्टिविटी आपको बताना है। तो आपको इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि आपको आ जाए। तो देखो, इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मोलर कंडक्टिविटी है सोडियम एसीटेट का CH3COONA, उसको ऐड कर दो, बाकी जो आपके पास HCl है उसको भी ऐड कर दो, लेकिन आपके पास जो NaCl है वो माइनस कर दो। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जब आप इसको आयंस के फॉर्म में लिखोगे ना, तो हमारे पास केवल यही बचा रह जाएगा, CH3COOH माइनस प्लस, बाकी Na से Na कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे। ये तो अब सबका वैल्यू दे रखा था, इसका सोडियम एसिड का 991, 426, और यहाँ पे जब हम लिखेंगे 126.45, तो आंसर अपने पास 390 के 71 के आसपास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल था, इसको ऐसे करना था। नेक्स्ट देखते हैं। तो मतलब ये वाले क्वेश्चन में बोला है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्यूनी हाइड्रोन गिवन है। तो हम क्यूनी क्या भी है हमें उससे मतलब नहीं है, हम मान लेते हैं क्यू कोई कंपाउंड रहा होगा और H+, और वहाँ उससे क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा QH2 बन जाएगा। क्यों कोई भी कंपाउंड है, अपन को मान लो नहीं पता है वो। ठीक है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल बोला था ना, देखो ये रिडक्शन, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, रिडक्शन ही करा है। देखो ये रिडक्शन कराया हुआ है, दिखा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास हो जाएगा E = E0 माइनस 0. नेक्स्ट इक्वेशन लगा देंगे 1/n log, और प्रोडक्ट में क्या है QH2 का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट में क्या है Q ऑफ लिख लो, और ये क्या हो जाएगा H+ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे QH2, ध्यान देना, ये बोला है इक्विमोलर मिक्सचर है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान देना, इक्विमोलर मिक्सचर। तो हम इसको बोल सकते हैं इक्विमोलर, ये मिक्सचर है टाइप का है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो Q हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, QH2 के इक्वल हो गया।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये से वैल्यू पूरा कट्टम कुट्टम हो जाएगा और उसको हम एक लिख लेंगे। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस 0.059 अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 हमने, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, और ये 1 अपॉन एच प्लस का स्क्वायर हो गया। तो फिर डायरेक्टली आप ई इक्वल टू आप लिख लो, एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है पी एच का, 0.059 अपॉन 2 और क्या हो जाएगा 2 और लॉग, और ये हो जाएगा एच प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट प्लस 0.0591 लॉग एच प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया। और ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जब ई नॉट कुछ दे रखा था यहाँ पे, हाँ 0.699 दे रखा था, तो ई की वैल्यू हमने कहा, अच्छा ई की वैल्यू भी तो हमारे पास वो है, गिवन है 0.5080, और यहाँ पे 0.699 और ये 0.059 और लॉग एच प्लस को हम वहाँ पे उसको थोड़ा सा ऐसे ही रहने देते हैं, लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉग एच प्लस की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, वो लगभग -2 आ जाएगा। और जब एच प्लस हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा, लॉग हटाओगे तो 10⁻⁻2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूजन लग रहा हो ना, तो इसको आप समझो सॉलिड, ये जो अनचार्ज होता है वो सॉलिड ही होता है। यहाँ पे तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन दिया ही नहीं था, तो अंडरस्टूड था ये क्या है, सॉलिड। तो ये 1 था, इसको भी आपको 1 पुट कर लेना था, ठीक है। तो ये इक्विमोलर मिक्सचर आपको नहीं गिवन है, वो क्योंकि वो कंफ्यूज हो सकते हो, वो सब नहीं समझ सकते। तो आप समझो ये हमेशा सॉलिड होता है, जो अनचार्ज होते हैं तो उसको 1 ले लो, बात खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रेट कांस्टेंट जो होता है, मोल होता है। अभी नीट 2026 में आया था 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 1 पुट कर लो, तो के कितना आ जाएगा, मोल 1 - 1 0 लीटर 1 - 1 0 और सेकेंड इन्वर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा, सेकेंड इन्वर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, लगा के आगे बढ़ चलो। और मैं तो कहूँगा ये फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्डर के लिए, जो ऑर्डर का यूनिट पूछता है एन की वैल्यू पुट कर दो, बात खत्म। नेक्स्ट देखो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हो, एज वेल एज रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वाला देखो, इसमें बोला है प्लॉट शोइंग टेम्परेचर के, कौन सा है, आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम लिख, आर्हेनियस इक्वेशन होता है के इक्वल टू ए टू द पावर ए टू द पावर -EA अपॉन RT होता है। ये आर्हेनियस इक्वेशन है। के है रेट कांस्टेंट, ए को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, E एक्टिवेशन एनर्जी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो के और टी का जो रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, देखो ध्यान से, ये के है और ए है, सॉरी टी का पूछा है, तो के और टी को हम ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से आप मैथमेटिकल सॉल्व करोगे तो के जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली है और रेट के भी डायरेक्टली है। तो ऐसा कहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन में दिख रहा है, वो हमारे पास यहीं पे दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, वो इंक्रीज है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ग्राफ रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ए, अच्छा ए है, उसके बाद क्या है, बी है, ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर में, अच्छा हाफ लाइफ का क्या हो, टी हाफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में निकाल रहा हूँ, ए नॉट अपॉन 2K होता है। तो टी हाफ वाई इक्वल टू mx, यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़बरदस्त टाइप का लग रहा है मुझे, ये IIT एडवांस वाला क्वेश्चन लग रहा है, दिखने में छोटा लग रहा है पर है खतरनाक, बताते हैं। मान लो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या था, ये कुछ भी मान लेते हैं, ए नॉट था, ये 0 था, कुछ समय बहुत, क्योंकि बी का रिलेशन पूछा है ना, ये कितना हो जाएगा टाइम टी पे, ए नॉट माइनस AX, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम का रिलेशन पूछा है और हमें पता है AT इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट माइनस KT होता है। तो हम यहाँ से AT हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ए नॉट माइनस x है और ए नॉट इतना ही रहेगा और माइनस KT। तो
तो यहाँ से हमारे पास ये से ये कट्टम कुट्टम x की वैल्यू कितना आ गया, KT आ गया, समझना x की वैल्यू KT है। और B और T का रिलेशन ही पूछा था, तो ये x क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ही तो था, B इक्वल टू क्या है KT, मतलब y इक्वल टू क्या है भाई mx है। क्या बेहतरीन क्वेश्चन, ये IIT एडवांस वाला ही क्वेश्चन था। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और ये T क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो ये ऐसे सोचना था, क्योंकि हमें एनी हाउ B पूछा था यहाँ पे, ठीक है, B लाना था, तो B और T का रिलेशन यही हो जाएगा। देखा, मस्त क्वेश्चन, इसको मैं बेहतरीन क्वेश्चन में काउंट करता हूँ। तो ये बोला है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl है, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। अच्छा, क्लोरीन गैस बनाना है, तो इससे हिंट है, मतलब यहाँ पे Cl माइनस है और Cl माइनस से हमारे पास क्या बनाना है, Cl2 बनाना है। बैलेंस करके लिख लो 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी हम 2 ऐड कर लेते हैं, ठीक है भाई। इतना तो अपने पास समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो फिर से अब सारे क्वेश्चन में फार्मूला से ही सॉल्व करूँगा। तो मतलब टाइम आपको निकालना है, तो n इंटू जेड इंटू 96500 अपॉन आई है, ये वही फार्मूला है डिराइव। W इक्वल टू क्या होता है, ZIT, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, जो मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे होता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। तो बस यहाँ पे निकाल लो फटाफट। तो यहाँ पे टाइम हम निकालेंगे, मोल कितना है 0.5 गिवन था, और Z हम निकालेंगे मॉलिकुलर वेट, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, क्लोरीन है 71, Cl2 है तो 71, और 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये 2, तो इतना आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा प्रॉपर। तो Z की वैल्यू हमने, अच्छा Zn 0.5 और Z को हमने तो पुट नहीं किया, तो पुट कर लेंगे उसको भी। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 71 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे डिवाइड बाई कितना होता है 965, हमने पहले से ही लिख रखा है वहाँ पे। एक सेकेंड, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो एक काम करते हैं, हम पूरा वहाँ से डिराइव करते हैं। देखो W इक्वल टू क्या होता है, ZIT होता है, ठीक है। और ये हो गया W, तो W को हम यहाँ पे लिखेंगे, Z को लिख लेंगे इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे, I इंटू T होता है, ठीक है। और ठीक है, तो एक रिलेशन बनाएंगे, वेट और इक्विवेलेंट वेट को इधर ले आते, इक्विवेलेंट वेट को इधर ले आए, समझना। और ये फेराडे इंटू I इंटू T था। अब हम एक काम कर लेते हैं, एक फार्मूला दे देंगे, मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए डिराइव कर रहा हूँ। तो एक मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर हो जाएगा, तो 1 अपॉन फेराडे I इंटू T। तो ये वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट को ऐसे ही रहने दो, एन फैक्टर ऊपर चला गया, तो ये क्या I इंटू T अपॉन फेराडे। तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट को मोल लिख लेंगे और इंटू एन फैक्टर, तो I इंटू T अपॉन फेराडे हो गया। बस अब निकाल लो। अब यहाँ पे देखते थे मोल कितना था गिवन, हाँ 0.5, एन फैक्टर कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा एन फैक्टर। I गिवन था 965, और टाइम पूछा था फेराडे 96500, टाइम निकल के चला आएगा 100 सेकेंड, ठीक है। ये रहा भाई, तो ये फार्मूला याद रख लेना, एक ये भी काम आता है, ठीक है। और ये तो इसी से डिराइव कर लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहा ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E0 माइनस 0 RT लिखा है तो RT लिख लो, RT अपॉन NF। और यहाँ पे ln प्रोडक्ट में क्या था M+1 अपॉन MN+1। अब अगर आपको पॉजिटिव करके लिखना है तो E इक्वल टू E0 प्लस RT अपॉन NF, इसी को बस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लिख लेना है, और यहाँ पे MN+1 हो गया। मैच करा लो, जो भी ऑप्शन मैच कर रहा है देख लो भाई, ये वाला से तो यही मैच कर गया, तो वही सही हो गया, ठीक है। प्लस में लिख सकते थे तो ये हो जाएगा, बस ये MN+ ऊपर आ जाएगा, ऐसा तो किसी में था ही नहीं, तो बस सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ये केमिकल काइनेटिक्स आर्हेनियस इक्वेशन से सवाल है, इसमें हमें आर्हेनियस इक्वेशन का यूज करना होता है। पहले बना लो, K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT, जो ग्राफ गिवन है उस टर्म से मैं बनाया। दोनों साइड ln ले लो, तो ln K और क्या हो जाएगा ln A, और ये माइनस EA अपॉन R, और ये 1 अपॉन T लिख लो।
कई लोग यहाँ कन्फ्यूज हुए होंगे, अरे भाई ln लोगे तो ln a इंटू बी, तो ln a प्लस ln b, तो फिर ये इधर आ गया तो प्लस माइनस माइनस और ये लिख दिया मैंने, थोड़ा स्टेप खा के लिख दिया डायरेक्ट। तो ये अपने पास हो गया। अब इसको हम ln, हम जो गिवन है ln के फॉर्मेट बनाते हैं, ध्यान से देखना। और ये हम ऐसे ही रहने देते हैं ln a, और एक काम कर लेते हैं प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस ई ए अपॉन, एक काम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड भी कर लो। और क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो उसी फॉर्मेट में गिवन था, तो ये सब हमने करना पड़ा। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बस हमने वो सब करने के लिए किया। आप कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx, मतलब mx, और ये c हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, स्लोप निकालो, m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन 10⁻³ इंटू आर। समझ आए, ये तो एक्सिस पे गिवन था, तो उसको हटाओ। और जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे अब हम m की वैल्यू अपने पास गिवन है, स्लोप ये, तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, याद रखना, गलत नहीं करना। ये अपॉन 10⁻³ और बहुत क्वेश्चन ऐसे कराएं। तो यहाँ पे ई ए इक्वल टू आ गया अपने पास 18/5 इंटू 10⁻³ इंटू आर, और ई ए इक्वल टू हो जाएगा 18/5 इंटू 1000, आर की वैल्यू 8 जूल में पुट करो तो 8.321, और ये अपने पास इतना हो जाएगा। हम अभी जूल में निकाल रहे हैं, तो ये 15, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम में आदत ख़राब हो जाएगी, लेकिन किलो जूल में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो 153.735 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक, ये रहा आंसर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको शॉर्टकट से बता देता हूँ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिकम्पोजिशन इफ द टाइम टेकन फॉर 60% इतना, टाइम टेकन फॉर इतना। ठीक है, तो क्या बोला है, रेशियो आपको निकालना, देन टाइम टेकन फॉर 90%। तो एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो, T1/T2 डायरेक्ट याद करना है। अगर ऐसे 2% गिवन है, एक का टाइम गिवन हो, 100 फर्स्ट ऑर्डर में लगाना, माइनस %1 पहला वाला जो गिवन है, डिवाइड बाई log 100। ठीक है, देखो अपने पास है मेथड, फार्मूले से हम कर सकते हैं, पर ऐसे शॉर्टकट हो गया ना, तो ये हो जाएगा। और हमारे पास की, चलो निकाल लेते हैं। तो T1 पहले वाले केस में हम मान लेते हैं 90% था, दूसरे वाले का टाइम दिया था, कितना गिवन था 540, और यहाँ पे log 100, और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस, उसको माइनस कर लेंगे, पहला परसेंटेज कितना था 60 था, तो 100 माइनस वो कर लेंगे। तो देखो एक तो ट्रिक वो था, मैं एक दूसरे तरीके से फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ। मुझे जो सबसे ईजी, बहुत सारे मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक लिए तो ये मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक ट्रिक है, एक तो इसे याद रखना। अब मैं चाहता हूँ इसको ना पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर दूँ, फिर मैं आपको समझाऊँगा। जो देखो T60%, पहले आपको प्रोसीजर पता हो, बाकी आप ट्रिक अपने से लगा पाओगे। ये 540 गिवन था। अब 86, अगर रिएक्शन 60% कंप्लीट हुआ तो बचेगा कितना, 80 कितना बचेगा, 100 माइनस 60 कर दो। ठीक है, तो बचेगा कितना, 40 बचेगा। फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला ये होता है 2.303 अपॉन के। वैसे के तो आप टाइम लिखोगे, के उधर लिख रहे हो, तो टाइम 540 हो जाएगा। लॉग इनिशियल 100 था, बाद में कितना बचा, 40 बचा, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आप इक्वेशन यहाँ पे लगाओ 90% के लिए। ठीक है, अगर 90% के लिए लगा रहे हो तो बचेगा कितना, 80, यहाँ पे 10 बचेगा, फिर से इक्वेशन लगा लो। तो T90% इक्वल टू लगाओगे 2.303 अपॉन के, लॉग यहाँ इनिशियल 100 बचेगा कितना, 10। समझ पा रहे हो, इक्वेशन 2 है। जैसे इक्वेशन 2 आ गया, तो अब हमको क्या पूछा था, T90% के लिए पूछा था। ठीक है, T90% के लिए टाइम पूछा था, तो डिवाइड कर दो ना, 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो T90% जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1350 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, बाकी बहुत सारे मेथड जो मैंने वो पहले लिख रहा था उससे भी आंसर आ जाता है, इससे भी आ जाता है। मैं सोच रहा था आपको कौन सा बताऊं, तो ये सिंपल है। ठीक है, और ये वाला आपको याद रखना है, कभी अगर बोलता है कि T75% बताओ तो डायरेक्टली 2 इंटू T½ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछ ही लिया, जेई का ही क्वेश्चन है। लो T75% बोला, तो T75% क्या हो जाएगा, 2 इंटू T½ बात खत्म। तो 2 और T½ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है
30, यही द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द हाफ लाइफ 30, द टाइम टेकन, तो 30 गुना 60, आंसर हो गया, बात खत्म। तो देखो ये भी बड़ा ही फेमस क्वेश्चन होता है। जब भी आपको टी हाफ का रिलेशन पूछता है तो टी हाफ जो होता है इन्वर्स होता है यहाँ पे ए टू द पावर n-1, ऐसे समझ लो, ठीक है। और कभी प्रेशर गिवन है तो प्रेशर लिख लेना, ए नॉट लिख सकते हो या इसी को कभी कभी आप पी लिख लो, इनिशियल प्रेशर, जो भी आपको गिवन है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा टी हाफ, ठीक है, 1 इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू 2, और ये क्या हो जाएगा P2 अपॉन P1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो n1-1, तो वैल्यू पुट कर लो आप, कोई सी वैल्यू यहाँ पे जो पुट लो, किसी को भी P1 P2 मान लो, किसी को भी टी हाफ T2 मान लो, ठीक है, किसी को भी जो आपका दिल करे। अच्छा हाँ, आमने सामने मानना, जैसे टी हाफ इसको फर्स्ट मान रहे हो तो ये P1 हो जाएगा, इसको सेकंड मान रहे हो तो ये भी सेकंड हो जाएगा, ठीक है, उसके सामने। तो हमने 4-2 ले लिया, और जो वो कैलकुलेशन लेना जो इजी हो, तो n-1, तो यहाँ पे n की वैल्यू ये 2, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर n-1, और ये क्या हो जाएगा n-1 इक्वल टू 1, n की वैल्यू आ जाएगी 2, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन मेरा कह सकते हो, ये भी फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, फेवरेट नहीं मतलब आते रहते हैं। बोला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाई इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है भाई, प्रेशर के टर्म्स में निकालते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ए से बी प्लस सी गिवन है, ठीक है, ये अपन को मान लो गिवन है। तो यहाँ पे हम पी इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं। अच्छा वैसे ये जो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखा था शायद से वो क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है या मैंने कट कर दिया है, ठीक है, वो होना चाहिए। और ये 0-0, कुछ समय बाद प्रेशर कुछ कम हो गया P-x, और जो कम होता है वही प्रोडक्ट में बनता है x, स्टोइकियोमेट्री को मत भूलना, मल्टीप्लाई कर देना इसके रेसिपी, ठीक है, जो चीज़ के सामने हो। अब P टोटल आप निकाल लो तो कितना हो जाएगा, P0 -x प्लस x, ये कैंसिल, PT इक्वल टू क्या हो जाएगा P0 और ये -x हो जाएगा, सॉरी प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा PT माइनस P0 हो गया, ठीक है, आपने ये लिख लिया। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखते क्या हो 2.303 अपॉन उसी के टर्म्स में ऑप्शन गिवन था के लॉग इनिशियल प्रेशर यहाँ पे और प्रेशर एट ए टाइम t निकालोगे, एट ए टाइम t, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर तो अपन को पता था P0 था, एट ए टाइम t ये था, तो P0 माइनस x वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू कितना निकाल लिया आपने, तो P0 x की वैल्यू कितना है PT P0 माइनस PT ये प्लस P0, ठीक है। तो यहाँ पे 2P0 माइनस PT हो गया, ये आ गया, वैल्यू पुट कर लो आंसर, t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग P0 अपॉन 2P0 माइनस PT, आंसर कहीं दिख रहा है, हाँ P0 या P इनिशियल मान लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये देख लेना कैलकुलेशन, तो हो गया आंसर। तो ऐसे टर्म्स में निकालते हैं, आपको गिवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये वाला भी बड़ा फेमस क्वेश्चन, अगर आपको कभी रेट कांस्टेंट गिवन है K1 K2 गिवन है तो याद रख लेना, कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको प्लस करके लिखते हैं, EA1 प्लस EA2, डिवाइड में है तो उसको माइनस करके लिखते हैं EA1 EA2। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी लिख लो, EA1 प्लस EA2 माइनस EA3, बात ख़त्म, यही हो गया। अच्छा वैल्यू भी गिवन था तो रख लो, EA1 कितना है 40, EA2 50, EA3 60, ठीक है। तो 5-4 9 हो जाएगा और ये 60, और यहाँ पे 9 में से 30 आंसर आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार आप ज़रूर चेक किया करो। बोला है नेक्स्ट इफ हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस कितना बोला है 5 ईयर, मतलब टी हाफ गिवन है 5 ईयर, ओके। द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 15 साल, तो एन टी हाफ अभी बताया था मैंने बराबर टी गिवन, मतलब एन निकाल लो, टी हाफ 5 है, टाइम एक गिवन है कितना 15, तो एन की वैल्यू आ गई 3 आ गया। तो बोला है व्हेन द इनिशियल अमाउंट इज़ 60 ग्राम द टोटल अमाउंट सब्सटेंस लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको एक सवाल में लिखा था, ऊपर कहीं दिखाता हूँ, ये रहा, याद आया, यही सवाल था ना, देखो, तो वो देखो जेई में भी पूछा है, तो हम इधर कर देते हैं उसको फटाक से।
तो हम यहाँ कॉपी करके ही पेस्ट करते हैं। अभी लिखा हमने तो उसको हम ये कर लेंगे। हमसे 80 ही पूछा था, क्या बोला था, इनिशियल आपको दे रखा था 64 2 टू द पावर 3, तो 80 इक्वल टू आ जाएगा 64 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 64, ठीक है, 8 ग्राम आंसर आ जाएगा, बात ख़त्म। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलो इसमें जब भी आपको ऐसे बहुत मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन गिवन होती है ना, तो आप क्या करते हो, स्लो स्टेप वाली को देखा करो, पहले स्लो स्टेप वाली रिएक्शन को लिखा करो, वहीं से रेट लिखते हैं। तो स्लो स्टेप ये वाला है, यही RDS स्टेप होगा। तो स्लो स्टेप का रेट हम लिख लेंगे K, और यहाँ पे हो जाएगा A, और ये हो जाएगा B2, ठीक है, इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। अब आप मेन रिएक्शन जो गिवन है उसमें देखो क्या है, A2 है B2 है, मतलब B2 है, A कुछ तो इंटरमीडिएट है, मतलब इससे डिसाइड हुआ इसमें मेन रिएक्शन में A मिसिंग है, मतलब ये क्या हो गया इंटरमीडिएट है। तो अब इसी को हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है उससे इक्विलिब्रियम लिखो, इक्विलिब्रियम, तो Kc हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख लो डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन से इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम 1। तो यहाँ से A हमारे पास निकल के चला आएगा, A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा Kc, और ये A2, तो यहाँ पे A अपने पास आ जाएगा अंडर Kc, और ये हो जाएगा A2, और ये पावर में हाफ हो जाएगा। वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, पुट कर दो। तो R इक्वल टू K, और A की जगह Kc, A2 पावर हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे B2 हो जाएगा। तो R इक्वल टू, आप रेट लिखोगे, ओवरऑल क्या पूछा है, ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर आप निकाल लो, ऑर्डर ओवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2, आंसर आ गया। समझ आया। तो ऐसे वाली मल्टीपल स्टेप में कैसे लिखना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखना, फिर उसमें देखना मेन रिएक्शन में कौन सी वैल्यू नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है मतलब उसी की वैल्यू आपको इक्विलिब्रियम की हेल्प से निकालनी होगी, और निकाल के वैल्यू पुट कर देना इक्वेशन में, आंसर आ जाएगा, है ना। लिख लेना पुट इन फर्स्ट, और ये ऑर्डर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखते हैं। कंसिडर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक है, ठीक है, X, और एंडोथर्मिक में डेल्टा H ऐसे लिख लो, चाहे अलग से पॉजिटिव करके दिखाते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी EB एंड EF गिवन है, ठीक है। तो डेल्टा H कभी भी किसी भी रिएक्शन, चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, क्या होता है E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड, और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो वहाँ पे डेल्टा H अलग से क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। मतलब आप बोल सकते हो डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डेल्टा H अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम बोल सकते हैं डेल्टा H ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं E फॉरवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन E बैकवर्ड, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बात ऐसे क्या, यही हो गया E फॉरवर्ड ग्रेटर देन E बैकवर्ड। बस आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। तो सिंपल सा सवाल था ये, तो कुछ करना ही नहीं था। इसमें देखते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन K गिवन है, इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इतना, द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए होता है AT इक्वल टू A0 माइनस K इंटू टी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आफ्टर कुछ समय बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 था, और 1 इंटू 10⁻³ टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है। तो बस सॉल्व कर लो, 80 इक्वल टू 1 माइनस 10⁻, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 80 इक्वल टू 1 माइनस 1/100, और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 1 डिवाइड बाई 100, मतलब हो जाएगा 99 10⁻²। ठीक, मिस्टेक कहाँ हो रही थी पता है, ये 10 मिनट था उसको सेकंड में चेंज करो ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 10 मिनट में मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये था मिस्टेक। वही मैं सोच रहा हूँ गलत कहाँ कर रहा हूँ। तो कैलकुलेशन हमेशा सेकंड में लेते हैं ना, वहाँ पे मोल सेकंड की वे है ना, देखो
तो हम इसको मिनट में क्यों ले रहे हैं, उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये अपने पास हो गया, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.6 पूरा सॉल्व करने के बाद। तो 80 इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 0.4। आंसर गिवन है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच इज़ 30% कम्प्लीट इन 30 मिनट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर कितने कंप्लीट हो रहा है, एक सेकेंड हमें निकाल लेते हैं। टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80 होता है। तो 30% यहाँ पे कंप्लीट होगा, तो ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं 100 था। तो जब 30 मिनट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 100 माइनस 30 कितना बचेगा, 70 हो जाएगा। 100 माइनस 30 70। तो ये 2.303 और यहाँ पे हो जाएगा 30 और लॉग अपने पास 100 अपॉन 70। तो टी इक्वल टू हो जाएगा ये अपने पास 2.303 अपॉन 30 लॉग, और ये हो जाएगा 10/7। तो ये अपने पास आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से टाइम हमारे पास जो निकल के आ गया, इसको सॉल्व। अब ये जैसे मान लो टाइम आ गया, तो हमें पता है कि टी हाफ पूछा था क्वेश्चन में, तो वो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.39 अपॉन के होता है। तो के की वैल्यू आपने यहाँ पे यहाँ पे टी क्यों लिखा हूँ मैं, 30 मिनट गिवन है ना, तो यहाँ पे ये के आप निकाल रहे हो ना। अगर यहाँ पे गलत लिख देता हूँ, ये अपने पास क्या है, के है, क्योंकि के इधर जाएगा तो टी इधर आएगा ना। तो अपने पास ये हो गया, हो ये वैल्यू पुट कर लो अपने पास। ये क्या हो जाएगा, के की वैल्यू जो भी निकाला है आप यहाँ पे पुट कर लो। तो ये हो जाएगा 0.693 और 2.303 अपॉन 30 लॉग 10/7। सॉल्व करने पे आपका आंसर लगभग आ जाएगा 58.2। सॉल्व इजी हो जाएगा वो, ठीक है, मिनट में ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट वो एक्टिवेशन मतलब रेट जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी की इन्वर्सली होता है। तो कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ कंप्लीट इन 2 आवर। तो ये तो वही क्वेश्चन है, इनफाइनाइट। तो 100% कंप्लीशन, इनफाइनाइट टाइम लगता है, ठीक है। अब बाकी जो लोग नए हैं मैं उनके लिए पहले बता देता हूँ 5 स्टेप स्टडी क्या था हमारा। देखो फर्स्ट स्टेप स्टडी था हमारा क्लासिक वन शॉट। तो पहला स्टेप होता था वन शॉट, जो कि यूट्यूब के प्लेलिस्ट में क्लासिक वन शॉट के नाम से प्लेलिस्ट है। इसमें मैं ऐसा वन शॉट पढ़ाता था, मतलब मेरा टारगेट होता था कि इसे करने के बाद आपको और कोई कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी 5-7 किताबें ऐड करना हो, सारे NCERT एग्जाम्पल एक्सेप्शन सब कुछ कवर कर दूँ। मतलब होता है ना, आप वन शॉट देख लेते हो फिर भी प्रॉब्लम नहीं बनती, तो मैंने सारे वैरायटी प्रॉब्लम को कंटेन करते हुए सारी थियरी को एक्सप्लेन कर दिया 2-3 घंटे में। और अगर ऑर्गेनिक से डर लगता है तो एक बार मेरे लेक्चर आप देखना। तो ये क्लासिक वन शॉट सारे ही लेक्चर अवेलेबल हैं यूट्यूब में, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी रीनीट के लिए जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो सारे ये स्किप कर दो। फर्स्ट स्टेप स्टडी ये था। सेकेंड स्टेप स्टडी ये था, ये हमने विदिन 2 मंथ पहले बनाया था, ठीक है। जो फॉलो किया पेपर वहीं से आया। सुपर 45 क्वेश्चन, एक ऐसा 45 क्वेश्चन सीरीज जो हाईली रेलेवेंट, हाईली क्वालिटी को कंटेन करते हैं। आप क्वेश्चन करते हो ना कभी कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, तो ये है क्वेश्चन जिसको 45 क्वेश्चन ये सबको करना है टॉप सुपर 45, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सुपर 45 के नाम से। इसमें खास बात क्या है, इसमें सारे आपके क्वेश्चन भी कवर हैं, थियरी भी कवर है, NCERT भी कवर है, JEE के PYQ, नीट के PYQ, सारे एक्सेप्शन भी हैं। तो ये करने से कम टाइम में आपका कॉन्सेप्ट, थियरी सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन आप देख ही रहे हो, बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता था। थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो इसे देखने के बाद पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप स्ट्रेटजी था। थर्ड स्टेप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो कि मैंने लास्ट ईयर नीट का कराया था, वहाँ से भी क्वेश्चन पूरा का पूरा आया था, मतलब पैटर्न फॉर्मेट कॉन्सेप्ट। फोर्थ स्टेप था संडे स्पेशल टेस्ट, और संडे स्पेशल टेस्ट उन्हीं को मिलता था जो मेंटरशिप लिए थे 200 रुपीज़ का। टू बी ऑनेस्ट बता दूं, और जो पे नहीं कर सकते थे उनके लिए फ्री था।
जेन्युइनली जो पे नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं कहा कि आप झूठ बोलो यहाँ पे, है ना। अगर इंसान मेहनत कर रहा है तो डेफिनेटली आपको सही बोलना है। और हाँ, जो सच में बोला भैया मेरे पास नहीं है तो दे दिया। ये जो 200 में सारे PDF अभी भी मिल जाएंगे, और पूरा संडे स्पेशल टेस्ट चैप्टर वाइज जिसमें मोर देन 50% प्रॉब्लम जेई के होते थे वो कंडक्ट कराए। 5th स्टेप, गेस पेपर। बेहतरीन लेवल का पूरा केमिस्ट्री से 10 गेस पेपर, ये सब कुछ प्लेलिस्ट में है यूट्यूब के। गेस पेपर था। इसे करने के बाद आपको समझ आता है क्या होता है क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होना चाहिए, तो ये आपको सब कुछ मिल जाता। तो अभी अगर जो नए हैं, जो रिसेंट में जुड़े हैं, उनको क्या करना है, सुपर 45 और गेस पेपर, और अभी जो यूट्यूब पे चल रहा है फ्यूचर 45 जो आप लेक्चर देख रहे थे, ये पूरा फ्यूचर 45 सीरीज़ है, ठीक है, ये देखना है। इसके अलावा किसी को प्राइवेट क्लास लेना है नीट 2027 के लिए या रीनीट के लिए प्राइवेट क्लास, लगभग 126 स्टूडेंट हमारे प्राइवेट स्टूडेंट जुड़े हैं, जिसमें हम क्रीम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। मतलब हर चैप्टर, ये देखो हर चैप्टर का क्रीम कॉन्सेप्ट है। मतलब ये वीडियो 25 से 30 मिनट की होती है, जिसमें केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड और क्वेश्चन थियरी केवल वही लेते हैं। तो इसमें मैं बोलूँगा आप जीरो पे हो तो मत ज्वाइन करो, मुझे पैसों का नहीं है कि झूठ बोलूँगा। लेकिन अगर आपको अच्छे स्कोर लाने हैं और कुछ बढ़िया 700 प्लस पहुँचना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर लो। इसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ता क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। तो ये क्रीम कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको स्पेशल टेस्ट होता है, हाई रिलेवेंसी के साथ टेस्ट होता है। जैसे टेस्ट में ये भी लिखा है, ये नीट का PYQ NCERT एग्जाम्पलर से है, NCERT JEE के PYQ हैं, तो सारे बेहतरीन वाले क्वेश्चन होते हैं जो रेलेवेंस होते हैं, ठीक है। बाकी प्रॉपर एक टास्क दिया जाता है, आप मेंटरशिप, ठीक है, स्पेशल। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं रहता हूँ। बाकी जिसको ज्वाइन करना हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करके मुझे मैसेज करो, आशुतोष नाम है मेरा, आपको मैं बता दूंगा इन्फॉर्मेशन कैसे क्या करना है। और हाँ, जो 2027 के लिए रेडी हैं, वो चाहते हैं कहीं इधर उधर ना बढ़ के एक रेलेवेंस कंटेंट चाहते हैं, तो आप ज़रूर जुड़ जाओ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।